गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास बर्ड-सर्वट लॉ के बारे में देखे और कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सिस्टम पे पता करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया गया है या फिर जो इक्वेशन दिया गया है वो है F इज इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q जो V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस्ड, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी V है और वो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो होगा Q V क्रॉस B, और इस फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Q V B साइन थीटा, ठीक है। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा Q V B साइन थीटा। यहां से हमें दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। फोर्स जीरो होने का कंडीशन क्या क्या है? तो सबसे पहला कंडीशन है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पर रहे। तब भी उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जीरो। दूसरा केस हो सकता है कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा का वैल्यू आइदर जीरो हो या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तब भी जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पर वो जीरो हो जाएगा। दूसरा थर्ड केस, तो थर्ड केस में हो सकता है कि न्यूट्रल पार्टिकल हो, विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। जो न्यूट्रल पार्टिकल होगा वो भी जीरो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये तीन केस हो सकता है फोर्स जीरो होने का। हम लोग अलग अलग केसेस पर बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहला हम लोग जो केस वन डिस्कस करेंगे वो केस वन होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। दूसरा डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो बट V is not perpendicular to magnetic field। थर्ड केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो उस पर्टिकुलर केस में कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और चौथा केस हम लोग पढ़ेंगे जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर केस में कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। इसको लॉरेंज फोर्स के नाम से भी हम लोग जानेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेस होगा सिस्टम पर तो उस केस में पर्टिकुलर कौन सा फोर्स या किस मैग्नीट्यूड का फोर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग इन चार केसेस पर बात करेंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। यहां तक पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। केस वन, when velocity is perpendicular to magnetic field and magnetic field is uniform। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहां पर देखो, मान लीजिए बच्चा मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या किया, किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। तो बच्चा इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स का इक्वेशन देख लेते हैं। F जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो V क्रॉस B देखो, V बच्चा बाहर की डायरेक्शन में ये रहा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस सॉरी z एक्सिस पर है,
v को b के डायरेक्शन में प्लेस किया, फिंगर को कर्ल किया v क्रॉस b के डायरेक्शन में, ये लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो जो पाथ लेगा वो पाथ होगा सर्कुलर इन नेचर का, ठीक है, जो पाथ लेगा वो होगा सर्कुलर इन नेचर का। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप वेलोसिटी देखते हो, ध्यान से देखो, तो v क्रॉस b क्या होगा बच्चा, v क्रॉस b यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा किसके डायरेक्शन में लगेगा, सेंटर के डायरेक्शन में, ठीक है। हर जगह पर चेक करो कि अगर यहां पर मैं वेलोसिटी लेता हूं, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, तो फोर्स किधर लग रहा है, v क्रॉस b, ठीक है, ध्यान से देखो, v क्रॉस b डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये है मेरा पर्टिकुलर फोर्स का डायरेक्शन। तो जो मेरा फोर्स लग रहा है वो हमेशा किसके डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, और जो पाथ लेगा वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है। ये जो फोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड है QVB, सिंस थीटा इज 90 डिग्री, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा QVB, और यही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। यही मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, द रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी कि मैं कंपेयर कर सकता हूं बच्चा QVB को mv स्क्वायर r से, v से v कैंसिल आउट कर गया, तो r का जो फॉर्मूला मेरे सामने आया वो r का फॉर्मूला आ गया mv अपॉन qb। दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन जो कि मेरा चार्ज पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट, r इज इक्वल्स टू m v परपेंडिकुलर बाई qb, ठीक है। आगे जाकर के समझ में आएगा। v परपेंडिकुलर का मतलब बच्चा क्या हो गया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडियस का मेरा फॉर्मूला निकल के आया है वो आया है mv परपेंडिकुलर बाई qb, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा मेरे चार्ज पार्टिकल को, कितना टाइम लगेगा मेरे चार्ज पार्टिकल को रोटेट करने में, तो बच्चा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बाई v, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई स्पीड। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला कब तक एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है व्हेन स्पीड इज अ कांस्टेंट। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि क्या स्पीड सच में कांस्टेंट है, तो हाँ, जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो स्पीड कांस्टेंट है। रीजन क्या है, तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड on the charged particle, work done by the magnetic field on the charged particle is always zero। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं बच्चा, ऑलवेज, ठीक है ना, ध्यान देना। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स वर्क परफॉर्म कर रहा हो चार्ज पार्टिकल, ऐसा बहुत सारा केसेस क्वेश्चन में दिखाई देगा, लेकिन मन में हमेशा एक बात याद रखना कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो, यहां पर तो आराम से दिख रहा है मुझे कि देखो मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल या फिर वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, यानी कि इस फोर्स का कोई पर्टिकुलर वर्क डन नहीं है। अगर बच्चा वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, यानी कि नो चेंज इन स्पीड। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हैं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स के अलावा बहुत सारे कंडीशंस हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्रिक्शन लगा दो सिस्टम पे, और सबके कारण हो सकता है वेलोसिटी या स्पीड में चेंज आ जाए, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होगा, उसके कारण कभी भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। तो अगर मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि मैं ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूं। तो बच्चा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और r के बदले में क्या लिख सकता हूं, mv परपेंडिकुलर बाई qb अपॉन v। अब यहां पर बच्चा v परपेंडिकुलर तो v के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, v से v कैंसिल आउट कर गया, तो बच्चा टाइम पीरियड कितने के बराबर आ गया, 2 पाई m बाई qb, ठीक है।
ये मेरा टाइम पीरियड आ गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. तो दो चीज यहां पर हमें समझ में आई कि अगर केस 1 में यानी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तब बच्चा उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू वी क्रॉस बी. क्योंकि थीटा 90 है तो फोर्स होगा क्यू वी बी. यही फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए. इस सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, इसको याद रखने का है. कभी भी मन में ये सवाल आए कि सच में मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कर रहा है, तुरंत खुद को रोक लेने का. इट विल बी ऑलवेज जीरो. टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा? तो 2 पाई r by v मैं लिख सकता हूं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई m by qb व्हिच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. किस पर डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देखो. तो मास पर डिपेंड कर रहा है और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv परपेंडिकुलर बाय qb. इसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. r इज इक्वल्स टू व्हाट? mv को लिख सकते हैं मोमेंटम बाय qb. और r का एक और फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 2m ke. ke मींस काइनेटिक एनर्जी बाय qb. ये रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में. तो इन दोनों में से भी कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. डिपेंड करता है ना. ये क्वेश्चन कह सकता है मैं दो चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर रहा हूं जिनका मोमेंटम सेम है. मान लो मोमेंटम सेम है यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है, या फिर उन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो r का मेरा फॉर्मूला हो गया mv by qb. इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. लेकिन अगला वाला केस जो आएगा जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो जो सर्कुलर मोशन पर पाथ परफॉर्म करना चाहता होगा उसका रेडियस होगा mv परपेंडिकुलर बाय qb. किसके परपेंडिकुलर बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट, अभी जो हम लोग ने पढ़ा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था. अब मान लो कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से प्रोजेक्ट करता हूं, तब क्या होगा? मान लीजिए मैंने क्या किया कि v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से प्रोजेक्ट किया. ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से q, मास है इसका m, मैंने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया. तो ध्यान से देखो बच्चा, फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? सेंटर के डायरेक्शन में. तो देखो v इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b. ये रहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि बच्चा फोर्स जो है जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा यहां पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, यानी कि सेंटर कहीं यहां पर होगा. चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म करना चाहता होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी. तो जब वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा तो यहां तक तो ठीक आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर आ गया. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उसने मोशन परफॉर्म किया वो हो गया सेमी सर्कुलर. ठीक है, मैंने अगर चार्ज पार्टिकल को बाहर से प्रोजेक्ट किया है तो वो कभी पूरा सर्कल अंदर में कंप्लीट नहीं करेगा. कैसा मोशन कंप्लीट किया बच्चा? सेमी सर्कुलर. अच्छा, कितने रेडियस का सेमी सर्कुलर बना? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? mv by qb. ये मेरा रेडियस का सेमी सर्कल बना. ठीक है, जिस स्पीड से इंटर किया है उसी स्पीड से बच्चा बाहर भी आएगा. जिस स्पीड से इंटर किया है उसी स्पीड से बाहर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है. अगर हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया बच्चा? पाई. गया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और बाहर आ गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ. अगर हम लोग पूछे कि टाइम टेकन या फिर टाइम फॉर विच पार्टिकल वॉज इन द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम फॉर विच द पार्टिकल वॉज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो कितने टाइम के लिए बच्चा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा? तो ये आंसर हो जाएगा t/2. इतने टाइम के लिए मेरा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा t/2. टी टाइम किस में लगता था? पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई m by qb. तो बच्चा यहां कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने में? इट विल बी इक्वल्स टू पाई m by qb. ठीक है,
तब जब मैंने पार्टिकल को बाहर से प्रोजेक्ट किया। सिमिलरली मान लो कोई दूसरा पार्ट लेता हूं, मैंने क्या किया है, पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ये रहा मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस तरह से मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, q स्पीड, q मास m, स्पीड हो गया इसका v। तो ध्यान से देखो बच्चा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी की तरफ अपने हाथ को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर सेंटर होगा। फोर्स हमेशा किसकी तरफ पर डायरेक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर कहीं पर सेंटर बन रहा होगा। तो इसको सेंटर मानते हुए क्या करना है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। पार्टिकल क्या करेगा, बाहर आ गया इस तरफ से, कितने स्पीड से बाहर आएगा, v स्पीड से बाहर आएगा, जितने स्पीड से इंटर कर रहा है उसी स्पीड से बाहर आएगा। कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, तो मान लो यहां पर मैं आपसे एंगल ले रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये है थीटा। तो बच्चा बाहर कितने एंगल से आया है, ये भी आएगा एंगल थीटा से। कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहा, तो यहां पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं बच्चा। वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो बच्चा यहां पर एंगल कितना हो गया, ये जो एंगल हो गया ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, यहां पर भी आपका एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो बच्चा सेंटर वाले पॉइंट पर कितना एंगल हो जाएगा, अगर एक ट्राइंगल को हम लोग सोच रहे हैं तो टोटल सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहां पर बन गया 90 माइनस थीटा, यहां पर बन गया 90 माइनस थीटा, तो यहां पर बच्चा कितना एंगल बन जाएगा, 2 थीटा। ये एंगल हो गया 2 थीटा। सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ये पार्टिकल। अच्छा, जब ये पूरा 2 पाई रेडियन घूमता था तब टाइम पीरियड कितना लगता था, t। जब ये पूरा 2 पाई रेडियन घूमता था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब टाइम पीरियड लगता था t। तो बच्चा 2 थीटा में कितना टाइम लगेगा, 2 थीटा रेडियन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवर्स करने में कितना समय लगेगा उसे, तो टाइम पीरियड लग जाएगा इक्वल्स टू t बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा, यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा t बाई पाई इंटू थीटा। ठीक है, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 2 पाई m बाई क्यूबी। नोट कर लो बच्चा, ये आपका पहला केस हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया। ये दिखाने के लिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। क्या करेगा, वो एक सर्कल का पार्ट कंप्लीट करेगा। डिपेंड करता है कि आप वेलोसिटी को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। मान लीजिए थर्ड केस लेते हैं हम लोग, सी केस। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे, ध्यान से देखना, कि जितना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल को जितना टर्न करना है हम लोग उतना सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लेकिन क्या है, मैंने एक मान लो कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, दिस इज द कंडीशन। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को एक लिमिट दे दिया डी, लेट्स से डी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो डी का वैल्यू है, लेट्स से यहीं पर लिख रहा हूं, जो डी का वैल्यू है वो है आपका mv बाई क्यूबी से कम। d का जो वैल्यू है वो है mv बाई क्यूबी से कम। अब समझो इस चीज को, mv बाई क्यूबी से कम होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। अगर मैं अपने चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है, तो वो क्या करता, इसको सेंटर मान के मान लो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा होता। ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ये है r के बराबर है, रेडियस के बराबर। और रेडियस कितने के बराबर होता है, mv बाई क्यू। अब मैंने क्या कर दिया, इस रीजन को, जिस रीजन में मैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो क्या है, mv बाई क्यूबी से कम, यानी कि r से कम। यानी कि मान लो मैंने यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को रखा, बाकी के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को हटा दिया, सिर्फ इसी पार्ट तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को रखा। तब क्या होगा,
तब मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो पूरा सेमी सर्कल तो कंप्लीट कर नहीं पाएगा, उससे पहले वो क्या करेगा, दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। तो मान लो मैंने किसी v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचने के बाद बाहर निकल जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचने के बाद बाहर निकल जाएगा, वो पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन द डेविएशन, थीटा इज द डेविएशन, मैं डेविएशन में इंटरेस्टेड हूं, कितना डेविएशन फॉर्म कर रहा होगा। स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, स्पीड v से ही बाहर निकलेगा, लेकिन कितना डेविएशन होगा या कितना टाइम पीरियड के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहा, मुझे मान लो ये चीजें कैलकुलेट करनी है। कैसे सोचेंगे इस चीज को, देखो मुझे पता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रहा फोर्स, और यहां पर भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है बंदा फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, किसी ना किसी सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये मान लीजिए सेंटर है, इसके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मुझे क्या पता करना है, डेविएशन पता करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे डेविएशन, ध्यान से देखो बच्चा, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर है। वैसे ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये भी r के बराबर है। और ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितने के बराबर है, d के बराबर, ठीक है। ये एंगल 90, ये थीटा, तो बच्चा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है, 90, तो बच्चा ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, थीटा इज द डेविएशन, ये 90, तो ये बन गया 90 माइनस थीटा एंगल, यहां पर 90, तो ऊपर वाले पार्ट पे बच गया थीटा। इस थीटा को ही मुझे फाइंड करना है, वेयर थीटा इज द डेविएशन, थीटा इज द डेविएशन। तो डेविएशन के बारे में कैसे लिख सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। कैन आई राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, OAB, लेट्स से ये ट्रायंगल है OAB, इस ट्रायंगल के लिए व्हाट इज द परपेंडिकुलर वैल्यू, D, एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, R। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, D बाय R, यानी कि D बाय mv ऊपर में QB, ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू आ गया, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स DQB बाय mv, ये मेरा डेविएशन का वैल्यू आ गया। और सेम यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू पता चल गया तो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको D का वैल्यू दे रहा हूं, D इज इक्वल्स टू व्हाट, mv बाय 2QB, ये मेरा D का वैल्यू है, mv बाय QB से छोटा, mv बाय 2QB। तो यहां पर साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, mv बाय 2QB डिवाइडेड बाय mv अपॉन QB, ठीक है। D का वैल्यू हो गया mv अपॉन 2QB, R का वैल्यू हो गया mv अपॉन QB। अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना वैल्यू आएगा, 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक। थीटा का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सो थीटा का वैल्यू आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये मेरा डेविएशन का वैल्यू हो गया, यानी कि π/6। अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 पाई रेडियन में रोटेट, 2 पाई रेडियन को पूरा ट्रैवर्स करने में टाइम पीरियड कितना लगता था, t। तो बच्चा π/6 रेडियन को ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लग जाएगा, t/2 पाई इंटू π/6। सॉल्व कर लेंगे तो हमें टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू t/2 पाई इंटू π/6। कॉपी कर लेंगे इसको यहां पर, ये मुझे क्या मिल गया, डेविएशन। ये तब बात करेंगे जब हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है उसमें लिमिट प्रोवाइडेड है, यानी कि डी विड्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डी विड्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो व्हाट विल बी दी डेविएशन, और किस तरह से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। इन जनरल मान लो नॉर्मल क्वेश्चन था जैसे पिछले वाले में, तो ये विड्थ पर कोई कमेंट नहीं था, जितना जिस जगह चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को उतना जगह फ्रीली अवेलेबल है, तो आराम से मैग्नेटिक फील्ड या फिर चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। यहां तक नोट करो। हमारा केस 2 है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। केस 2
केस 1 पे अभी क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, क्वेश्चंस तो अभी बहुत सारे करने हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक खाली कवर अप करते जा रहे हैं। केस 2 में कहता है कि वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई ना कोई एंगल है। लेट्स सी केस लेते हैं। मान लीजिए बच्चा, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वेलोसिटी जो है वो एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो वेलोसिटी इज इन दी XY प्लेन। वेलोसिटी आपका XY प्लेन में है और कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। किससे? एक्स एक्सिस से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से एक्स एक्सिस। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर केस को एनालाइज कैसे करना है? तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चा v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा बच्चा v sin थीटा। एक को हम लोग कह सकते हैं v पैरेलल और दूसरे को कह सकते हैं v परपेंडिकुलर। एक हो गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हो गया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो कि पैरेलल कंपोनेंट के चलते तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन V पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चा? 0, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल में है। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? ध्यान से देखो तो V क्रॉस B, V क्रॉस B अंदर की डायरेक्शन में। फिर से देखो V क्रॉस B इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन V परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर बात करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा बच्चा? Q V sin थीटा इंटू व्हाट? B। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो माइनस के कैप डायरेक्शन में लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो माइनस के कैप डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर फोर्स लग रहा है, पैरेलल कंपोनेंट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन क्या प्रॉपर सर्कुलर मोशन ही होगा? नहीं। सर्कुलर मोशन किसके कारण होगा? इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। पार्टिकल देखो क्या करेगा? गोल गोल घूमना चाहेगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसको प्रॉपर दिखा रहा हूं। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका माइनस जेड एक्सिस हो गया। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस जेड एक्सिस हो गया, ये आपका चला गया एक्स एक्सिस, ठीक है। यही इसी को मैंने खाली थोड़ा रोटेट कर दिया। एक्स एक्सिस इधर आ गया, वाई एक्सिस वैसा का वैसा रह गया और पीछे वाला जेड कंपोनेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड बच्चा किधर है? एक्स कंपोनेंट में है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स कंपोनेंट में है। वाई कंपोनेंट पे क्या है बच्चा? तो वाई कंपोनेंट पे है वेलोसिटी का कंपोनेंट v sin थीटा। फोर्स किधर लगेगा? तो v क्रॉस b इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, v बाहर की तरफ निकल रहा है, v क्रॉस b इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि मेरा फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये। यहां पर कहीं पर मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है? सर्कल की तरफ, यानी कि ये v sin थीटा कंपोनेंट क्या करना चाहेगा? एक सर्कुलर पाथ बनाना चाहेगा, जिसका सेंटर कहां पर लाई करेगा बच्चा? तो सेंटर लाई करेगा माइनस के कैप, यानी कि माइनस जेड एक्सिस पर। कितने रेडियस का सर्कल बनाना चाहेगा? तो रेडियस जो होगा वो होगा mv परपेंडिकुलर, यानी कि mv sin थीटा बाई qb। इतने रेडियस का सर्कल बनाना चाहेगा। लेकिन क्या सच में सर्कल ही बनेगा? नहीं। एक और कंपोनेंट है v cos थीटा, वो पार्टिकल को क्या करेगा? एक्स एक्सिस में आगे की तरफ लेके जाना चाहेगा। v sin थीटा एक सर्कल बनाना चाह रहा है, तो बच्चा मैं इसको v को हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि और थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। मैंने v को ब्रेक कर दिया है, v cos थीटा v sin थीटा में। अब ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। होगा क्या? होगा क्या? ध्यान से देखना, ये xy प्लेन के पीछे बन रहा है। ये सर्कल किधर बन रहा है बच्चा? xy प्लेन के
अदर साइड में बन रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के आइदर साइड में सर्कल बनेगा। ये इस प्लेन को, XY प्लेन को कट नहीं कर रहा है, XY प्लेन के आइदर साइड में बनेगा, ठीक है। फोर्स क्योंकि माइनस जेड एक्सिस की तरफ लग रहा था तो माइनस जेड एक्सिस की तरफ सर्कल बना, किसी जगह पर रेडियस बन रहा है, किसी जगह पर सेंटर बन रहा है, और XY प्लेन के आइदर साइड में यानी कि अदर साइड में मेरा सर्कल बन रहा है। यानी कि अगर ये मैं इसके मोशन को देखना चाहता हूं तो मोशन कैसा बनेगा, इस नेचर का। इसको हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ। ये हेलिक्स किधर बन रहा है, तो हेलिक्स बन रहा है XY प्लेन के पीछे, ध्यान देना, XY प्लेन के पीछे बन रहा है हेलिक्स। हेलिक्स क्यों बना, ये जो v sin थीटा कंपोनेंट था ये तो सर्कुलर पाथ करना चाह रहा था, आराम से सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता, मान लो कि ये सर्कल पाथ कंप्लीट करता। लेकिन जो v cos थीटा कंपोनेंट है ये क्या करना चाह रहा है, जो v cos थीटा कंपोनेंट है ये क्या करना चाह रहा है, ये पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। भले इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस कंपोनेंट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये पार्टिकल को आगे के डायरेक्शन में ड्राइव करेगा। तो जो पाथ मेरा पार्टिकल लेने वाला है वो पाथ लेने वाला है हेलिकल पाथ, जो होगा पार्टिकल का वो होगा हेलिकल पाथ या फिर हेलिक्स कह सकते हैं। जो पाथ लेगा मेरा पार्टिकल उसको कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स में दो चीजें जानने की है, एक तो हेलिक्स में जो सर्कुलर, हम लोग देखो सर्कल पार्ट को अलग से डील करेंगे और उसके अदर पार्ट को अलग से डील करेंगे, ठीक है। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, mv sin थीटा बाई qb। अगर मान लो v cos थीटा कंपोनेंट नहीं होता तो एक सर्कल बनाता जिसका रेडियस होता mv sin थीटा बाई qb, यानी कि mv परपेंडिकुलर बाई qb। लेकिन क्योंकि v cos थीटा प्रेजेंट है तो ये पार्टिकल को आगे की तरफ ड्रैग करते हुए भी लेके जा रहा है। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, पिच, ठीक है। पिच, पिच क्या होता है, व्हाट इज पिच, पिच क्या होता है। अच्छा, टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं। तो कितना टाइम पे एक सर्कल कंप्लीट करता, कितने टाइम पे एक सर्कल कंप्लीट करता, तो टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है, 2 पाई m बाई qb टाइम पर एक सर्कल वो कंप्लीट करता, नो डाउट। पिच क्या होता है, जितने टाइम में ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, जितने टाइम में ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, मान लो बच्चा यहां से देखो स्टार्ट किया था, वापस यहां पर पहुंचा, तो जितने टाइम में ये एक सर्कल पाथ कंप्लीट किया उतने टाइम में ट्रांसलेशनल डिस्टेंस कितना डेवलप किया, जितने टाइम में एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया उतने ही टाइम में ये ट्रांसलेशनल मोशन या फिर पार्टिकल कितना आगे के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट किया, उसे हम लोग कहते हैं पिच। तो पिच बच्चा कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर पिच का फॉर्मूला क्या होगा, पिच का फॉर्मूला होगा v पैरेलल कंपोनेंट। v पैरेलल कंपोनेंट किसके चलते आगे भाग रहा है, पैरेलल कंपोनेंट के चलते, और कितने टाइम की बात कर रहे हैं, t टाइम। एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, t टाइम लगेगा। तो पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, पिच का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड t। ध्यान से देखना, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते बच्चा स्पीड कभी चेंज नहीं करेगा। यहां पर अगर आपसे स्पीड पूछो तो क्या होगा, v sin थीटा, स्पीड पूछो तो क्या होगा, v sin थीटा, स्पीड पूछो तो क्या होगा, v sin थीटा। ये जो v sin थीटा का स्पीड है ये किस प्लेन में है, yz प्लेन में। और ये v cos थीटा का जो स्पीड है, v cos थीटा का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो किस प्लेन में, x कंपोनेंट में, x डायरेक्शन में, ठीक है। v cos थीटा किस डायरेक्शन में बच्चा, x डायरेक्शन में। और v sin थीटा किस प्लेन में, क्योंकि ये वेलोसिटी है और सर्कुलर पाथ के कारण इसका डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो ये किस प्लेन में पाया जा रहा है, yz प्लेन में। x प्लेन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, v cos थीटा। yz प्लेन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा। लेकिन ये लगातार अपना डायरेक्शन, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन किस प्लेन में रहेगा, yz प्लेन में रहेगा। रेडियस किस में लाई कर रहा है, तो माइनस जेड एक्सिस पे लाई कर रहा था। कितने वैल्यू का रेडियस था, mv परपेंडिकुलर बाई qb। टाइम पीरियड कितना लगता, 2 पाई m बाई qb। पिच क्या होता है, एक सर्कुलर रोटेशन जब कंप्लीट करता है उस ड्यूरेशन में ट्रांसलेशनल डिस्टेंस जो कवर अप किया, इसको देखो ये पिच, फिर यहां से ये हो गया पिच, ठीक है। इस बात को समझो, ये डिस्टेंस हो गया पिच। पिच कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो पिच होगा आपका यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि v cos थीटा कंपोनेंट को कोई चेंज करने वाला है नहीं। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, टाइम पीरियड हमेशा कितना लगेगा, 2 पाई m बाई qb। तो जो मेरा पिच होगा
वो यूनिफॉर्म होगा, पिच जो होगा वो आपका यूनिफॉर्म नेचर का होगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को फिर से कि v sin थीटा के चलते क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना चाह रहा है, v cos थीटा के चलते क्या कर रहा है, आगे जाना चाह रहा है। तो दोनों को मिला करके कौन सा नेचर का पाथ हुआ, हेलिकल हुआ। कैसे, स्प्रिंग के जैसा। स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेट कर दो, आपके पेन में जो स्प्रिंग होगा उसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दो, प्रॉपर्ली आपको दिखाई देगा, उस पाथ को हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ। ठीक, जो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस का गैप डेवलप हो रहा है स्प्रिंग में, उसे हम लोग कहते हैं पिच, दैट इज नोन एज पिच। ठीक है, पिच यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज नहीं कर रहा है और वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा है। क्या सर हमेशा पिच यूनिफॉर्म होगा, नहीं, वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अभी हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पर नहीं आ रहे हैं, वेलोसिटी खाली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे और जो मेरा मोशन होगा वो हेलिकल होगा, पिच जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। पिच का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द टाइम पीरियड। रेडियस किस पर डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, और टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होगा। समझ में आई बात। कभी भी अगर इसके मोशन को प्रॉपर्ली डील करना है तो कैसे डील करेंगे, सर्कुलर पाथ के पार्ट को अलग से ड्रॉ करेंगे और लीनियर पाथ को अलग से एनालाइज करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ को अलग से ड्रॉ करके एनालाइज करेंगे और लीनियर पाथ को अलग से एनालाइज करेंगे। इससे देखने में आपको आसानी पड़ जाएगा, एनालिसिस आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है उसी पार्ट पर, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए बच्चा, मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैंने इसे v वेलोसिटी दी, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैंने इसे भी v वेलोसिटी दी, सेम डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दोनों के लिए सेम है। तो व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन फॉर अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो फोर्स का इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। वैसे ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या लिखोगे, माइनस q v क्रॉस b। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स का डायरेक्शन आया उसके जस्ट ऑपोजिट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या डायरेक्शन आएगा, तो v क्रॉस b अपवर्ड, यानी कि ये डायरेक्शन है फोर्स का, यानी कि यहां पर कहीं पर सेंटर बन रहा होगा और पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा इस तरह से। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जस्ट इसका रिवर्स डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा फोर्स हो गया, यहां पर कहीं पर सेंटर बनेगा और ये मेरा सर्कल बन गया। समझ में आया। रेडियस का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा mv/qb। बस क्या फर्क पड़ जाएगा, सेंस ऑफ रोटेशन। ये मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर जो सर्कल इसका बन रहा है, जिस पार्ट पर इसका सर्कल बन रहा है या जिस हाफ पर बन रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज के चलते डायरेक्शन आएगा उसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज के चलते। अब यहां पर आते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गन, एक बार इसको हटा दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते। ये इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो उसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट करने के बाद वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एमिट कर रहा है। ठीक है, मान लो यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है, लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन गन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है डेल्टा वी। ठीक है, तो बच्चा कितना एनर्जी एक्वायर किया होगा, तो एनर्जी एक्वायर किया होगा E टाइम्स डेल्टा वी इज द एनर्जी एक्वायर्ड। और यही पोटेंशियल, ये जो एनर्जी का चेंज है, यही क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। यहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते मेरा सिस्टम एनर्जी एक्वायर किया है वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, यानी कि जिस स्पीड से मेरा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस स्पीड से मेरा इलेक्ट्रॉन जो है
वो बाहर एमिट कर रहा है, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे लिए इसी प्लेन में, जिस प्लेन से वेलोसिटी बाहर निकल रही है, उसी प्लेन में एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने। इस लाइन के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसी लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लाइन का नाम है जीएस। लेट्स से द जीएस का डिस्टेंस जो है वो डी है, जो डीएस का डिस्टेंस है वो है डी, जी और एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। तो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब जो स्पीड से मेरा पार्टिकल बाहर निकल रहा है वो फिक्स्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के चलते काइनेटिक एनर्जी दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन को। दूसरा चीज, ये थीटा एंगल फिक्स्ड है, जीएस लाइन और v वेलोसिटी के बीच में, ये दोनों चीजें फिक्स्ड है। आपसे पूछ रहा है what should be the minimum value of magnetic field, what should be the minimum value of magnetic field so that electron hit point s, so that electron hit point s। अब एनालाइज कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, v वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहला चीज ये आपका हो गया v sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके पैरेलल चला गया v cos थीटा। अब ध्यान से देखो, मोशन कैसा होने वाला है, हेलिकल। मोशन कैसा होने वाला है, हेलिकल, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, मोशन हेलिकल होगा। अब हेलिक्स किधर बन रहा होगा, तो मैंने पिछले पार्ट पे बताया आपको कि हेलिक्स किधर बनेगा, तो जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन को कभी कट नहीं करेगा, या तो उसके ऊपर बन रहा होगा हेलिक्स, या तो उसके नीचे बन रहा होगा। यानी कि या तो इस बोर्ड के बाहर बनेगा हेलिक्स, या तो इस बोर्ड के पीछे बनेगा। अब किधर बन रहा होगा हेलिक्स, ये अपने को पहचानना है। बताओ तो किधर बनेगा, तो क्या करेंगे, v क्रॉस b से लिखेंगे। ये रहा वेलोसिटी, v क्रॉस b बाहर आ रहा है, फिर से देखो v क्रॉस b बाहर आ रहा है, लेकिन ये किसके चलते, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चलते। कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो फोर्स का डायरेक्शन आया उसके जस्ट ऑपोजिट, यानी कि प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर। तो जो हेलिक्स बन रहा है वो बिलो दी बोर्ड बन रहा है। जो हेलिक्स बन रहा है, जैसे देखो प्लेन के बाहर ऐसे करके हेलिकल पाथ बनता, लेकिन यही चीज क्या हो रहा है, प्लेन के पीछे बन रहा है, बोर्ड के पीछे बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ट गया है, तो जो हेलिक्स बन रहा होगा वो बिलो दी बोर्ड बन रहा होगा। अब एक चीज को समझो कि यार ये जीएस पे जाकर के स्ट्राइक करेगा, इसका कंडीशन क्या है। तो मान लो यहां से मेरा पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ स्टार्ट करता है, हेलिकल पाथ किया, हेलिक्स एक पार्ट गया, दूसरा पार्ट गया, तीसरा पार्ट गया, और यहां पर मान लो जहां टकराता है वहां पर कोई पॉइंट। तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि जीएस का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, जीएस का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है। तो एक पिच, दो पिच, तीन पिच, चार पिच, मैं लिख सकता हूं द सेपरेशन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द पिच, कह सकता हूं ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये एस को जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच के पार्ट पर ही आना पड़ेगा। मान लो एस यहां पर रहता तो क्या कभी एस को स्ट्राइक करता, नहीं, यूनिफॉर्म पिच बनने वाला है। तो मान लो ये डिस्टेंस मान लो आपका है 2 मीटर का, तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 मीटर पर अगर एस रहेगा तभी जाकर के ये पार्टिकल स्ट्राइक करने वाला है, या इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने वाला है पॉइंट एस को। अगर इंटीग्रल मल्टीपल पर नहीं रहा, कहीं बीच वाले पॉइंट पर रह गया, मान लो यहां पर, तो क्या लगता है कभी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, ये तो अपना यूनिफॉर्म पिच बनाएगा। और अगर ये बीच में कहीं पर लाई करता है तो कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा। यानी कि जीएस का जो वैल्यू होना चाहिए, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट पिच, तभी जाकर के वो एस पॉइंट को स्ट्राइक करेगा, वरना स्ट्राइक नहीं करेगा। इसके बाद फर्दर क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीजें और इवैल्यूएट करने लायक है। तो इसका रेडियस कितने के बराबर होगा बच्चा, तो रेडियस होगा m इंटू वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, यानी कि एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। और पिच का जो फॉर्मूला है, पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच का फॉर्मूला है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। क्लियर है ये चीज हम लोग पिछले बार से ही समझ में आया था। रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, पिच का फॉर्मूला पता है। मुझे क्या पता करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन हिट्स द पॉइंट एस। ट्राई करो इसको। आगे देखते हैं क्या करेंगे अपन लोग सॉल्व करने के लिए इसको।
रेडियस पता है, टाइम पीरियड पता है, पिच पता है, और मुझे पता है जीएस का वैल्यू शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो पिच का वैल्यू क्या है, तो पिच इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू व्हाट, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी। मुझे पता है gs शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पिच, यानी कि n टाइम्स v cos थीटा बाई 2 पाई m बाई क्यू बी। gs का वैल्यू कितना है बच्चा, d है, तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू n टाइम्स v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाई क्यू डी। समझ में आई बात? अब क्या क्या चीजें वेरिएबल है, यहां पर क्या क्या चीजें वेरिएबल है, v कांस्टेंट जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिस स्पीड से, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, d कांस्टेंट। क्या वेरिएबल है, सिर्फ n। तो b को मिनिमम करने के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 1, यानी कि एक पिच जैसे ही कंप्लीट करेगा वैसे ही कहां पहुंच जाएगा, s पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो b का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रखने के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन से 1। तो b का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ गया बच्चा, यह आ गया v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाई क्यू डी। समझ में आया? तो ये सेकंड केस में हम लोग बात कर रहे हैं, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो तब पाथ होगा हेलिकल। और हेलिक्स में क्या क्या चीज डिफाइंड है, तो पिच एक नया टर्म डिफाइन हो गया। पिच क्या हो गया, वो लीनियर डिस्टेंस हो गया जिस पर पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन करके पहुंचता है। ठीक है, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। पिच जो होगा वो यूनिफॉर्म नेचर का होगा, और फर्दर चीजें, टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, रेडियस होगा mv परपेंडिकुलर बाय q। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं।